अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज जरा हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं कि भारत की अपनी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ने भी भारत जाकर खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उनके तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात और खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए टीम को T20 वर्ल्ड कप में भारत न भेजने का फैसला कर लिया है। खिलाड़ियों और ऑफिशल्स के तहफ़्फ़ुज़ात और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दाम नागुज़ीर था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बांग्लादेश के मैचेस दूसरे मुल्क यानी श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी है। फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट टीम को अपने 3 मैचेस कोलकाता और 1 मैच मुंबई में खेलना है। बांग्लादेश ने यह फैसला मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर करने के एग्जैक्टली 24 घंटे के अंदर अंदर किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ एक रोज पहले ही इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल वाहिद बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद टूर्नामेंट से बाहर करवा दिया था। बांग्लादेश की दरखास्त पर ICC की जानिब से तो अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस पर फौरी जवाब दिया है और कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में वेन्यूज़ की तब्दीली इंतजामी अफरा तफरी का सबब बनेगी। वेन्यूज़ की तब्दीली का कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। होटल से लेकर एयर टिकट्स की बुकिंग तक सब इंतज़ाम हो चुका है। महज किसी की ख्वाहिश या पसंद की बुनियाद पर मैचेस तब्दील नहीं कर सकते। नाज़रीन, हालांकि माजी गवाह है, भारत की ख्वाहिश पर ये सब कुछ हुआ है जिसका सामना आज भारत को करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 2025 में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 में होने वाला एशिया कप है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने सियासत को जवाब बनाते हुए पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को मुत्तहदा अरब इमारात जबकि एशिया कप के मैचेस को श्रीलंका मुंतकिल कर दिया गया था। और इसका क्रिकेट को तो नुकसान हुआ, लेकिन फ़ायदा पहुंचा था भारत को, क्योंकि भारत ने अपने सारे मैचेस फिर एक ही जगह पर एक ही कंडीशंस में खेले, जबकि दीगर टीम्स को बार बार ट्रैवल करना पड़ा, जिसकी वजह से न सिर्फ कंडीशंस ने भारतीय खिलाड़ियों को फ़ायदा दिया जबकि उन्हें ट्रैवलिंग स्ट्रेस भी नहीं झेलना पड़ा और यूँ भारतीय क्रिकेट टीम फिर दोनों टूर्नामेंट्स में फातह करार पाई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैचेस की श्रीलंका मुंतकली से भारत को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और इंडिया की तरह बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान हाइब्रिड मुआहदा तय पा सकता है, जिसमें दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन पर मैचेस नहीं खेलेंगे। और अगर ऐसा होता है तो नुकसान ये क्रिकेट का ही होगा। प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मुझे मेरे मेहमान हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर नोमान नियाज ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं ढाका से आतिफ आजम, ये भी मेरे साथ मौजूद होंगे। नोमान नियाज साहब आपकी भी शुक्रगुजार हूँ, आतिफ आजम साहब आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। ज़रा आतिफ साहब से बात का आगाज़ करते हैं। सर, आतिफ साहब, ये सिक्योरिटी खदशात के बाइस बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया है ना, तो क्या ये फैसला IPL से मुस्तफिजुर रहमान के साथ रवैये के बाद किया गया है? आतिफ साहब। इट्स लाइक दैट। आई मीन, ये ऐसे ही कुछ है कि मुस्तफिज जब IPL से निकाल दिया गया उसके बाद ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2 मीटिंग किया और उसके बाद ये डिसीजन ले ली। ठीक, तो सर पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, तो क्या बांग्लादेश भी फिर श्रीलंका में अपने मैचेस खेलने में कंफर्टेबल होगा? आई थिंक कंफर्टेबल होगा। आई मीन, बांग्लादेश विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया, दैट आई अंडरस्टैंड। पाकिस्तान में खेलने से उसके आई मीन इंडिया श्रीलंका में खेलने से उसके कोई तकलीफ नहीं होगा, एंड प्रोबब्ली दैट इज द रीजन दे हैव आस्क्ड टू रिलोकेट द मैचेस, बिकॉज they are concerned about their security। उसके सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न है। जी, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बिल्कुल ठीक। और आप कह रहे हैं कि अगर श्रीलंका में खेले जाते हैं मैचेस तो वहाँ पर बांग्लादेश वुड बी कंफर्टेबल देयर। नोमान साहब, ये फरमाइए सर, बांग्लादेश का जो फैसला है, डिसीजन है, हमारे सामने है। ICC का अब तक उस तरह का स्टेटमेंट या कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन इंडियन बोर्ड की तरफ से आ गया है कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि होटल से लेकर एयर टिकट्स ये तमाम बुकिंग हो चुकी है, इंतजामात हो चुके हैं। हालांकि माजी हमारे सामने और माजी बहुत दूर का भी नहीं है, अभी रिसेंट पास्ट की बातें हैं कि भारत ने क्या क्या किया था। आपको लगता है अब जो एक डिसीजन, एक प्रिंसिपल स्टांस बांग्लादेश की तरफ से लिया गया है, तो भारत को कुछ करना ही पड़ेगा?
देखें, इसमें आई हैव टू एलेबोरेट वन थिंग कि एक तो इंडियंस में फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और एक आप कहें यहाँ तक कि वल्गर पेट्रियाटिज्म है। तो उस वजह से वो एक अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस जो उनकी आईसीसी में है उसकी बेस पे, और जो वो फाइनेंशियल जगरनॉट्स हैं, यानी कि 75% ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कम्स टू देम, और जो बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट के मेजर बोर्ड्स हैं जो फुल मेंबर्स हैं वो भी उनको इंटेल्ड होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, बिकॉज फाइनेंशियली बहुत ल्यूक्रेटिव है। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश और अगर आप पाकिस्तान की मिसाल देखें तो पाकिस्तान की एक मिसाल इस तरह फ़र्क बनती है कि वो उनको मानना पड़ा था और आईसीसी को भी मानना पड़ा था, इवेंचुअली जो है आपको एक हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। जब पाकिस्तान के अभी जो इनकम्बेंट चेयरमैन, पहले हम भी मान जाया करते थे, इंडिया नहीं आता था हम चले जाते थे, लेकिन जो इनकम्बेंट चेयरमैन है, जो फेडरल जी मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी हैं, मोहसिन नकवी, आई थिंक उन्होंने एक टिट फॉर टैट वाला जो एक ब्रिलियंट किस्म का एक डिसीजन लिया था, और इसलिए पाकिस्तान को उनको रीलोकेट करने पड़े इंडिया को मैच। तो पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता, हमने विमेन वर्ल्ड कप में भी देखा, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा। लेकिन टू कट इट शॉर्ट, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो लोग भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की, चाहे आपको क्रिकेटिंग ग्राउंड के अंदर अब कोई कंपैरिजन ना लगे, इंडिया की टीम जो कि सुपीरियर परफॉर्मेंसेस देती है वर्सेस पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रिसेंटली कोई इतना अच्छा नहीं है इंडिया से खेलने का। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आई बॉल एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रॉडकास्टर्स एंड व्हेन इट कम्स टू मीडिया हाउसेस और जो आपके प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो ये फाइनेंशियल बहुत जी वाइबिलिटी देयर इज मैचेस अनदर पर्सपेक्टिव सर। जी इंडिया के पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हाई टियर मैचेस होते हैं, जी जिसकी वजह से आप देखा होगा हर आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा जाता है। तो पाकिस्तान की पोजीशन उस लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज डिपेंडेंट है क्रिकेट की इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान के रिवलरी मैचेस पे। लेकिन क्या बांग्लादेश जी के लिए वो ये सस्टेन करेंगे? जो आपको बीसीसीआई का स्लाइटली एरोगेंट टिंज है, मुस्तफिजुर रहमान जो है जी, वो काफी बड़े स्टार हैं, ना सिर्फ बांग्लादेश के बल्कि आईपीएल में भी वो सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, जी चेन्नई सुपर, दिल्ली कैपिटल, इन सबको जी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अभी शाहरुख खान, क्योंकि वो ओनर है कोलकाता नाइट राइडर्स के, उनको भी ट्रेटर कह दिया गया था जब इन्होंने रखा। तो आई थिंक ये एक तो जी पॉलिटिक्स को इंडिया ने, अभी आपने हैंडशेक इंसिडेंट देखा, पे वो ट्रॉफी का फियास्को एशिया कप सर का। उनके अपने पॉलिटिशियंस शाहरुख खान को कह रहे हैं कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आए उनको हम सीधा करते हैं। ये तो लेवल है दैट इज इंडिया में इस वक्त। दैट इज अनफॉर्चुनेट। ये इनटॉलरेंट नेशन बन चुका है जी बीजेपी की गवर्नमेंट में और हम्म नरेंद्र मोदी की क़यादत में, और ये क्रिकेट को खराब कर रहे हैं, और दे आर नॉट रियलाइजिंग पावर क्रप्स एंड एब्सोल्यूट पावर क्रप्स एब्सोल्युटली। इवेंचुअली इंडिया अलहदा अकेला होता चले जाएगा और जी क्रिकेट पोलराइज हो जाएगी, इंटरनेशनल क्रिकेट। और अगर ये पोलराइज हुई हम्म तो इनको बाकी बोर्ड्स को भी सोचना जी पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमी, इट्स आपकी ऑल्सो अबाउट। आपकी आपकी बात से नोमान साहब जो मुझे समझ आया है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं उसके जो आई बॉल्स होते हैं तो उसका पर्सपेक्टिव भी बड़ा डिफरेंट होता है। अगर इंडिया में पाकिस्तान नहीं खेलना चाह रहा तो वो अलग तरीके से हिट करता है, लेकिन जहां पर मुझे आपकी बात ये समझ आ रही है कि बांग्लादेश अगर ये ख्वाहिश करेगा तो इंडिया को उस तरह से हिट नहीं करा। और फिर इससे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त आईसीसी की चेयरमैनशिप है वो भारत के ही हाथ में है एक तरीके से। तो आपको जी लगता है कि किसी तरह से जो बांग्लादेश ने अपनी गुजारिश की है या दरखास्त की है या उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टांस रखा है सामने, वो माना जाएगा? देखिए, बांग्लादेश ने बिल्कुल ठीक किया अपने सिक्योरिटी कंसर्न, जो इनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। इंडिया हसीना वाजिद को रख सकता है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को वो टॉलरेट नहीं कर हम्म सकते। तो बांग्लादेश का प्रिंसिपल स्टांस तो हम्म बिल्कुल ठीक है, और सिक्योरिटी हैजर्ड्स तो इनको हो हम्म सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी जी पोजीशनिंग कुल जो होता है क्रिकेटिंग ग्लोब में उस तरह की नहीं है, या ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ और ना उनकी अपनी मेरिट पे पोजीशनिंग, अगर क्रिकेटिंग स्किल्स पे देखें तो शायद आईसीसी इंट्रैक्टेबल हो, क्योंकि डोमिनेट सिर्फ उनका चेयरमैन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी की चेयर, उसके अलावा भी उनके जितने भी टॉप टीम है वो सारे इंडियंस हैं। और आईसीसी इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना पड़ा है, बजाय कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनता। जी तो शायद वो डिनाई करें। और क्या, अब देखना यह है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बीसीबी, बांग्लादेश ने जो ये डिसाइड किया कि वो टीम नहीं भेजेंगे, अगर इनकी वो नहीं मानी जाती जी जो रिक्वेस्ट है, तो क्या ये फिर विड्रॉ करेंगे? और अगर विड्रॉ करेंगे, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जी ये जी सिर्फ वर्ल्ड कप के पॉइंट्स फोरफीट नहीं करेंगे, बल्कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको आगे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होंगी, क्योंकि इनके एनुअल है वो ग्रांट आती है फ्रॉम आईसीसी। सो बांग्लादेश की क्रिकेट को जी प्रॉस्पर करने के लिए आईसीसी जो है उसके साथ उनके ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। तो ये थोड़ी सी कैच 22 सिचुएशन है। हर धर्मी तो दिखाएगा बीसीसीआई। जी जी
बिल्कुल ठीक। और जो इम्पोर्टेंट आप बात करें कि बांग्लादेश का जो इस पर जो जिस पॉइंट पर वो इशू रेस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आप एक खिलाड़ी की, एक स्टार की अगर सिक्योरिटी नहीं कर सकते तो पूरी टीम आएगी, उनको कैसे सिक्योर करेंगे आप वर्ल्ड कप में। बिल्कुल दुरुस्त बात आपकी। आतिफ साहब, मुझे ये फरमाइएगा, जो नोमान साहब अभी बात कर रहे हैं, अभी अगर आईसीसी बांग्लादेश की जो दरखास्त है उसे नहीं तस्लीम करता, देन व्हाट नेक्स्ट सर? क्या विथड्रॉ करेंगे वर्ल्ड कप से सर आप लोग? I don't think that way. I don't think that way. हमें ऐसा नहीं लगता, because I think that ICC will relocate Bangladesh game to Sri Lanka. That's what I've heard. हमको ये सुना है. I've got news from sources that ICC will relocate the matches to Sri Lanka. क्योंकि at this point, I with all year that yes, there's broadcast deals and all those things, but at the same time, if Bangladesh is not playing the World Cup, it will create a lot of noise in the world scenario. बिकॉज आई कैन टेल यू, ये मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान खेल सकता है श्रीलंका में तो फिर बांग्लादेश भी खेल सकता है। अगर सिर्फ बांग्लादेश होता फिर बात कुछ और अलग होता, क्योंकि एक घर में तो दो रूल नहीं होगा। ठीक है, एक टूर्नामेंट में तो देयर विल बी टू रूल्स, बिकॉज इफ यू कैन एकोमोडेट पाकिस्तान देन यू माइट हैव टू एकोमोडेट बांग्लादेश, बिकॉज एंड बोथ द टीम्स आर फाइटिंग सेम रीजंस। So if it was only Bangladesh wanting to change the venue, then we can say that uska to broadcast rights itna nahi hai, they don't earn that much, they don't play at that level thing. But when there is already a team there who has been, because it's a hybrid model, Bangladesh can always go for it, and ICC will probably have to. बिल्कुल ठीक। आप कह रहे हैं कि जब एक टीम ऑलरेडी खेल दूसरे वेन्यू पर तो फिर बांग्लादेश भी खेला जा सकता है। एग्जैक्टली। अब मुझे ये फरमाइए आतिफ साहब, इंडिया के हवाले से, जी सर, इंडिया के हवाले से जो पब्लिक है ढाका की, वो क्या जज्बात रखती है? देखिए, क्रिकेट इन दिस नेशन इज लाइक रिलीजन. They take cricket like a religion. जज्बात तो, because lot of people wanted Mustafiz to see in KKR. They've got a feelings for it. When Mustafiz is out, then naturally it makes them sad. But mostly I won't say that it made them sad. मुझे लगता है कि वो shocked हो गया कि मुस्तफिज को क्यों नहीं ले रहा है, because they were eagerly waiting to see him in the IPL. But at this moment, the way things are going, it's not shocking, because Bangladesh probably, but government also wants that they should not travel there. So taking everything, ये सब कुछ लेकर हमें नहीं लगता कि Bangladesh have any other option but to go to Sri Lanka. And the public, जो you are saying, the public का जो emotion के बारे में बोल रहे हैं, ये तो boiling है अभी बांग्लादेश में, ये boiling है, ये क्या चल रहा है? Probably they don't want their players to be in any trouble. But बिल्कुल ठीक है। अपने स्टार से मोहब्बत का भी एक लेवल है वैसे बांग्लादेश में, जो आप बता रहे हैं आतिफ साहब। नोमान साहब, जरा मुझे ये भी बता दीजिए, ये भी बताइए सर कि 4 मैचेस जो पूल मैचेस या शेड्यूल्ड हैं वो भारत में खेलने हैं। अगर ये मैचेस श्रीलंका मुंतकिल होते हैं बांग्लादेश के भी, तो कितना नुकसान होगा भारत को? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक तो कॉनोटेशन ही टोटली फर्क था। पाकिस्तान होस्ट कर रहा था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और इंडिया ने पहले जो है वो सारे उनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया हुआ था, आईसीसी की बोर्ड ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने के बाद कि इंडिया विल ट्रेवल। लास्ट मोमेंट में इंडिया ने विड्रॉ किया था, व्हेन पाकिस्तान काउंटर रिएक्टेड एंड सेड कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे फ्यूचर कमिटमेंट्स में। तो वहां पे कुछ और डील थी जहाँ पे आईसीसी डायरेक्टली इन्वॉल्व था। एक दूसरा, पाकिस्तान को 2008 के बाद, आईपीएल के पहले एडिशन के बाद, पाकिस्तान के प्लेयर्स को इंडिया ने डिबार कर दिया था, जिसका कोई रूल नहीं था। लेकिन आईपीएल एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जिसका आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, और पाकिस्तान जो है बाद में इंटरनेशनल बायलैटरल खेलता रहा टिल इंडिया रिफ्यूज कमिंग टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान इनको अकोमोडेट करता रहा। ये पहली दफा ये ऐसा स्टैंड है। तो मैं ये अपने बांग्लादेश के बिल्कुल नुमान साहब, बिल्कुल जो सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बनी थी, वहां से भी आगाज जो है वो इंडिया की तरफ से हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या एक तो शेड्यूल चेंज भी नहीं होगा, ट्रैवल भी नहीं अलग दूसरे कंट्री में करना पड़ेगा, और भारत में खेलना भी पड़ेगा बांग्लादेश को, आप ये कह रहे हैं?
कह रहा, मैं तो ये बिल्कुल एडमिट कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी रीजंस पे राइट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कि वो नहीं खेलना चाहते हैं इन इंडिया करंट सिचुएशन में। रीजन जो मर्जी बनाओ, उनकी भी टेंशन जियोपॉलिटिकल बहुत ज्यादा है, जी। सो उनको श्रीलंका में अकोमोडेट करना। आपकी आवाज चली गई। बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे थे कि बांग्लादेश ने अपना स्टांस तो लिया हुआ है, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखना दूसरी पड़ेगा कि आया दूसरी क्या वाकई वेन्यू चेंज होता है या फिर जो वर्ल्ड कप जिस तरह से मैं शेड्यूल्ड है उसी मैं तरह से चलेगा। सर अगर कंप्लीट कर लें क्विकली। मैं इसमें ये जल्दी से यही नवाज कहना साहब। चाह रहा था कि ये जरूर हो सकता है कि आईसीसी माने और इंडिया जो है वो कहे कि ठीक है कि बांग्लादेश की वजह से उनको लॉस हो रहा है, जो उनकी इस वक्त सारी लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट्स हो चुके हैं वो इन पे स्लैब कर दिया जाए कि वो डिडक्ट कर लिया जाएगा इनकी एनुअल ग्रांट में से। बट मानना चाहिए आईसीसी को, आईसीसी इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, आईसीसी इज फॉर द एंटायर क्रिकेटिंग ग्लोब। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नौमान मौजूद थे, आतिफ आजम साहब साथ मौजूद थे, दोनों मेहमानों का शुक्रिया। क्विकली प्रोग्राम में नाजरीन आगे बढ़ते हैं। सुबह का वक्त, आसमान पर परवास करते दर्जन भर लड़ाका तैयारे, अंदरूने खाना एजेंट की मुखबरी के बाद सरहद पार फौजी कार्रवाई और एक मुल्क के सरबराह को बिना किसी मज़ाहमत के उठा ले जाना। ऐसे फिल्मी सीन और कहानियां हम सब ने देखी भी हैं और सुनी हुई भी हैं, लेकिन कल अमेरिका की वेनेजुएला में कार्रवाई ने इस फिल्मी सीन को हकीकत का रूप देकर दुनिया की तारीख ही बदल डाली है। कल सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया था कि उन्होंने सदर निकोलस मडोरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करने की कार्रवाई किसी टेलीविजन शो की तरह देखी। उन्होंने कई अच्छे ऑपरेशंस देखे हैं, लेकिन ऐसा तेज तरीन ऑपरेशन कभी नहीं देखा। अपनी नौयत के इस मुनफरिद अमरीकी ऑपरेशन की कहानी बयान करते हुए अमरीकी नशरियाती इदारे CBS ने बताया कि वेनेजुएला की हुकूमत के अंदर मौजूद अमरीकी खुफिया इदारे CIA के मुखबिर ने निकोलस मडोरो को पकड़ने से कबल उनका मकाम और पता मालूम करने में मदद दी। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने अमरीकी ऑपरेशन के हवाले से बताया है कि सदर मडोरो के करीब मौजूद एक अमरीकी मुखबिर उनकी नकलो हरकत पर नजर रख रहा था और मुमकिना कार्रवाई के दौरान उनका दुरुस्त मकाम बताने के लिए तैयार था, और वक्त आने पर घर के भेदी ने लंका ढाते हुए सब कुछ बता दिया। फिर अमरीकी स्पेशल फोर्सेस और FBI एजेंट्स ने सदर मडोरो के सेफ हाउस पर धावा बोल दिया, जिसे सदर ट्रंप ने किसी कले से तशबीह दी जो चारों अतराफ से मजबूत स्टील से घिरा हुआ था। कले नुमा इस घर में नस्ब स्टील के दरवाजे चंद सेकंड्स में तोड़ दिए गए। रॉयटर्स के मुताबिक सदर मडोरो ने इस दौरान सेफ रूम में जाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। पेंटागन ने इस कार्रवाई से पहले कैरिबियन में बड़े पैमाने पर फौजी तैनाती की थी, जिसके लिए एक तैयारा बरदार जहाज, 11 जंगी जहाज, दर्जनों F-35 तैयारे और 15,000 से जायद फौजी शामिल थे। कार्रवाई के आगाज में अमरीकी तैयारों ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्रॉकस और उसके करीब उन अहदाफ और फजाई दिफाई निज़ाम पर हमले किए थे जो इस कार्रवाई में रुकावट डाल सकते थे। ट्रंप के मुताबिक इस कार्रवाई में कुछ अमरीकी फौजी जख्मी हुए, लेकिन कोई हलाकत नहीं हुई। एक हेलीकॉप्टर को शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन वो भी वापस अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा। यानी कुल मिलाकर फिल्मी अंदाज में शुरू होने वाला ऑपरेशन का इख्तिताम भी फिल्मी अंदाज में ही हुआ। CBS के मुताबिक ये कार्रवाई कई माह की बारीक बीनी से मनसूबाबंदी के बाद की गई है, जो CIA और महकमा दिफा के दरमियान शराकत दारी का नतीजा था। यहाँ आपको याद दिला देती हूँ कि अमरीकी हुकूमत ने मडोरो के सर पर $50 मिलियन इनाम मुकर्रर कर रखा था। अमरीकी कार्रवाई तो किसी फिल्मी कहानी की तरह थी, लेकिन वेनेजुएला का अपने सदर को बचाने के लिए कोई रद्द-ए-अमल ना देना और अपने दिफा के लिए कोई मामूली सी भी कार्रवाई न करना भी किसी सस्पेंस फिल्म या सीरीज से कम नहीं था। BBC उर्दू के मुताबिक वेनेजुएला के वजीर दिफा ने 1.5 महीने पहले ही नवंबर में मुल्क भर में 2 लाख जमीनी, समंदरी, फजाई, दरियाई और मिसाइल्स अफवाज के साथ साथ सिविलियन मिलिशियाओं की बड़े पैमाने पर तैनाती का ऐलान किया था, जिसका मकसद सदर मडोरो की हुकूमत को दरपेश खास तौर पर अमरीकी खतरे का मुकाबला करना था। इससे पहले भी सितंबर में सदर मडोरो ने दावा किया था कि वेनेजुएला के दिफा के लिए 80 लाख से जायद अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में 1,23,000 फाल फौजियों के अलावा 2,20,000 अफराद पर मुश्तमिल मलेशिया और 8,000 रिजर्व एहलकार हैं। रिपोर्ट मजीद बताती है कि वेनेजुएला के फौजी एहलकार तरबियत याफ्ता नहीं है और मलेशिया के बहुत से अरकान तो मुसल्लह भी नहीं है।
अमेरिका के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान सदर मडूरो ने अक्टूबर में ये दावा किया था कि वेनेजुएला ने 5000 रूसी साख्ता इग्लाएस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को अहम फजाई दिफाई पोजीशंस पर नस्ब कर रखा है। दिफाई सलाहियत की बात करें तो मगरबी मीडिया के मुताबिक वेनेजुएला के पास कुछ चीनी VN4 बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद हैं, जबकि गुज़िश्ता चंद सालों में वेनेजुएला मुसल्लह ड्रोन्स का हामिल जनूबी अमरीकी खत्ते का पहला मुल्क बन चुका था। इसी तरह वेनेजुएला के पास मेड इन वेनेजुएला ड्रोन्स भी मौजूद हैं, जो ईरानी ड्रोन्स का जदीद वर्जन समझे जाते हैं। इसके अलावा वेनेजुएला को ईरान से एंटीशिप मिसाइल्स लॉन्चर्स से लैस तेज तरीन हमला आवर किश्तियां भी मिली हैं। इन सब के साथ साथ पेस्टर S1 और बुक M2E जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को हाल ही में क्रॉकस पहुंचाया गया था, जो दारुल हुकूमत के इर्द गिर्द नस्ब है। इन तमाम हथियारों की मौजूदगी के बावजूद कुछ आलमी माहिरीन का ख्याल है कि उन्हें अमरीकी टेक्नोलॉजी से आसानी से बेअसर किया जा सकता है। शायद यही हिकमत अमली अमरीकी कार्रवाई का हिस्सा रही। इसी वजह से सिर्फ एक अमरीकी हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा, लेकिन वो भी वापस अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वेनेजुएला में होने वाले नुकसानात की कुछ तस्वीर आई हैं सामने, जिनमें जली हुई गाड़ियां, फौजी गाड़ियां हैं, मिलिट्री बेस में तबाहशुदा एंटी मिसाइल सिस्टम है, बंदरगाह पर बमबारी से तबाहशुदा कंटेनर्स वाजे देखे जा सकते हैं। चीन ने अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले को बदतरीन धचका करार देते हुए सदर मडूरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। रूस ने हमले को मुसल्लह जारियत कहा है। ईरान ने अमरीकी कार्रवाई को रियासती दहशतगर्दी और खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। दूसरी तरफ बरतानिया और इटली समेत बेशतर मगरबी ममालिक अमरीकी हमले पर सदर ट्रंप के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वेनेजुएला पर हमला तशवीशनाक करार दे दिया है, जिसके बाद सलामती काउंसिल ने पीर को हंगामी इजलास बुला लिया है। अमरीका के अंदर से भी इस कार्रवाई पर मुखालफत सामने आ रही है। नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले और गिरफ्तारी की मजम्मत की है। सेनेटर बेनी सैंडर्स ने भी ट्रंप के फैसले की मुखालिफत की है। वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के बाद सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि अब अमरीका वेनेजुएला चलाएगा, बड़ी ऑयल कंपनीज भी भेजेगा, जिससे उन इल्जामात की तस्दीक होती है कि अमेरिका की नजरें दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स पर थीं। फिलहाल वेनेजुएला में सदर मडूरो के साथियों और इत्तेहादियों का ही कंट्रोल नजर आ रहा है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने नायब सदर को आर्जी तौर पर डालने का हुक्म दिया है। इस फैसले के बाद वेनेजुएला की नायब सदर ने सदर मडूरो की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि वही मुल्क के वाहिद सदर हैं। मडूरो 2013 से वेनेजुएला के सदर हैं। यूक्रेन के बाद वेनेजुएला की पूरी कहानी से दुनिया भर के लिए पैगाम है कि अपने मुल्क की अफवाज को इतना मजबूत रखें कि किसी बैरूनी मदद के बगैर अपनी सलामती को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी मुल्क की बका उसकी मजबूत फौज के साथ है। ये हालात हमारे लिए भी सबक हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान जौहर सलीम साहब साथ मौजूद होंगे, रजा रूमी साहब साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। वेनेजुएला में जो सिचुएशन डेवलप हुई, इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के और साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं जौहर सलीम साहब, यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ रजा रूमी साहब जो कि माहिर आलमी उमूर के सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। सलीम साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। सर, वेनेजुएला की अभी मैं सिचुएशन बता रही थी, वहाँ से तो किसी भी किस्म की रिटेलिएशन हुई नहीं ना, कुछ करने की कोशिश ही नहीं की गई। हालांकि रशिया के, चाइना के, ईरान के हथियार उनके पास मौजूद हैं, उनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद था, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जी बिल्कुल, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो जाहिर है कि ये क्लियर है कि इनका इंटेलिजेंस जो पेनिट्रेशन है अमेरिका की वहाँ पे काफ़ी थी। जी अच्छा, वहाँ पर ठीक। जी, लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो अहम है और वो आगे से आगे कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा नज़र आएगी। वो ये है कि टेक्नोलॉजी अब इतनी ज़्यादा इमर्ज कर गई है कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी देखें, जब इजराइल ने ईरान पे किया तो कैसे उनके टॉप जनरल्स को उन्होंने सारों को असैसिनेट किया। वहाँ पे उन्होंने वो हमास के अगर लीडरशिप को या हिजबुल्लाह की लीडरशिप को उन्होंने किस तरह से असैसिनेट किया था। तो अब ये अमेरिका के पास जिस तरह स्टेल्थ, न सिर्फ स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, इनके पास स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स भी हैं। ये इनके पास वो जो टेक्नोलॉजी के सब कुछ जैम कर देते हैं। जो भी बाकी उनके पास टेक्नोलॉजी होती है वो तो फिर उसी वक्त रुक जाती है सारी। सो आई थिंक दैट the disparity in technology has increased tremendously. तो उसकी वजह से अब इनको ये ऐसी चीज़ें जो शायद आज से 10-20 साल पहले मुमकिन नहीं थी,
उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इनको रिस्क लेना पड़ता है, कैजुअलिटीज़ होती। अब 70s में जब अमेरिका ने वो ईरान से अपने हॉस्टेजेस को वहाँ से निकालने के लिए कोशिश की थी तो वो फ्लॉप हो गई थी। लेकिन अब ये जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी इस वक्त है जो अमेरिका के पास है, इजरायलीज के पास है, एंड परहैप्स चाइनीज भी डेवलप कर रहे होंगे, ऑल्दो कि वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे इसको, वो बहुत ही ज्यादा फर्क आ गया उसमें। जी, लेकिन जौहर साहब सवाल यहाँ पर ये है कि ठीक है जो आप बात कर रहे हैं कि उनके सिस्टम को जैम कर दिया गया या मिसाइल्स आ रहे हैं या उनके जहाज आ रहे हैं, लेकिन सर जब जमीन पर आ रहे हैं तब तो कोई हरकत की जा सकती थी फौज की तरफ से, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ सर। हाँ देखिए, जाहिर है कि ये तो हैरान कौन है ना, स्पीड की बात है ना। जब आप लेट्स से कि उनके उन्होंने देखिए स्ट्राइक्स किए उन्होंने क्या किया, उनके डिफेंस सिस्टम जहाँ जहाँ पे थे तबाह किए। देखिए 5 मुख्तलिफ जगह के जो कैराकस के 5 मुख्तलिफ अतराफ में उनकी काफ़ी सारी इंस्टॉलेशंस जिनको पहले से उन्होंने सारी तैयारी की थी, आते उनको स्ट्राइक्स की सबसे पहले। तो उन्होंने सब कुछ मफलूज, उसके बाद सारी उनकी कम्युनिकेशन मफलूज कर दी। उसके बाद देखिए इनके जो हेलीकॉप्टर्स तक हैं वो बिल्कुल जो है ना स्टेल्थ हैं, वो आखिर तक आपको पता नहीं चलता, उसमें पता चलता है जब लेट हो गया होता है। तो वो अब बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। और फिर नेचुरली इंटेलिजेंस जिस तरह से उनको पता था रियल टाइम में कि इस वक्त मदूरो कहाँ है, उसके क्योंकि मदूरो के मुख्तलिफ सेफ हाउसेज थे और वो एक जगह पे होता भी नहीं था, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता था कि वो किस वक्त किस जगह पे, जिस तरह इसराइलीज को पता था कि वो जनरल्स वगैरह एग्जैक्टली किस वक्त कहाँ पे हैं और सारा। तो वो तो है, ये आप इसको स्पेक्टेकुलर अटैक उस सेंस में कह सकते हैं और उस सेंस में एक बहुत बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं, लेकिन इसके जो रेपरकशंस हैं वो अब जहाँ तक उनकी बात करें तो फिर एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया उभरता है उसमें। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो बात आपने की कि इससे मुख्तलिफ जाविया उभरता है, रजा रूबी साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो CIA का नेटवर्क जिस तरह से काम किया है, वो बता रहे हैं कि मंसूबाबंदी थी, बड़ी बारीक बीनी के साथ मंसूबाबंदी की जा रही थी और फिर ये कार्रवाई की और उनके लिए बड़ी कामयाब कार्रवाई थी कि वो प्रेसिडेंट को उठाकर साथ लेकर चले गए। तो सर ये इसी तरह से CIA का नेटवर्क क्या बाकी ममालिक में भी इसी तरह से काम करता है हुकूमतों के अंदर सर? देखिए CIA का नेटवर्क बिल्कुल इस तरह काम करता है और मोसाद का भी हवाला दिया एम्बेसडर साहब ने। तो वो भी हम देख चुके हैं। अभी हालिया जो तारीख है माजिया करीब में ही उसका हमने मुजाहरा ईरान में देखा कि उनको ये भी पता था कि वो अपने अपार्टमेंट के किस कमरे में मौजूद थे, यानी कि उन्होंने पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक भी उसके ऊपर मिसाइल नहीं भेजा, खिड़कियों से और दीवारों से वो गए मिसाइल। मगर यहाँ पर जो ज्यादा बड़ा मसला है वो वेनेजुएलन जो आर्मी है उसके अंदर जो उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ था CIA ने, वो एक बहुत अहम इसमें रोल अदा किया उसने। पहले तो आपको याद होगा कि मदुरो के ऊपर $50 मिलियन की बाउंटी लगाई थी। अब 50 इनामी रकम जी इनामी रकम, और 100-200 मिलियन खर्च के अमेरिका ने अरबों का खरबों डॉलर का तेल जो है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। तो वो इन्वेस्टमेंट तो इतनी बुरी नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि खुद मदुरो जो है वो वेनेजुएला के जो माशी हालात थे सैंक्शंस की वजह से वो अच्छे नहीं थे। वहां पर किल्लत भी बहुत थी खाने की, मेडिसिन की, उसका बारहा जिक्र भी होता रहा। और ये एक इंटरनली जब इतना डिसकंटेंट हो किसी भी माशरे में, वहां पर बेचैनी या अफरा तफरी हो, तो फिर बहुत से लोग आ जाते हैं जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में मीर जाफर का किरदार अदा कर लेते हैं। और यही हुआ कि वहां पर जनरल्स ने ये सोचा कि ठीक है इसको हवाले कर देते हैं और ये ज्यादा हम, क्योंकि उनको कहा गया होगा ना कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम बमबारी कर देंगे, जो उन्होंने इराक और लिबिया और अफगानिस्तान में किया अमरीकियों ने। तो ये वाला उन्होंने सेफ ऑप्शन ढूंढा। मगर देखिए इसके मुहर्रिकात भी बहुत अहम है। उसकी वजह यह कि पिछले साल ही सदर ट्रंप ने की इंतजामिया ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसका ऐलान किया था दुनिया भर के लिए, और उसमें बड़े वाज़े तौर के ऊपर इस बात का भी जो है जिक्र था कि ये लातीनी अमेरिका और अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अमेरिका की उन पर जारादारी होगी और वहाँ का चौधरी और थानेदार जो है वो वही होगा। ये 19वीं सदी का एक मोनरो डॉक्ट्रिन था, उसी को उन्होंने दोबारा से दोहरा कर नाफिज कर रहे हैं। और बिल्कुल जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे हैं इसके जो मुज़मिरात हैं वो बिल्कुल बहुत ही जैसे कहते हैं मुश्किल होंगे। और क्या वेनेजुएला संभल जाएगा, क्या अमेरिका छा पाएगा, इसके ऊपर तो खुद अमेरिका में बड़ी बहस हो रही है इस वक्त। जी
जी एग्जैक्टली जो आपने बात की ना कि अमेरिका के अंदर इस पे बड़ी बहस हो रही है, इसी बात को आगे लेकर बढ़ती हूँ सर। आलमी सतह पर कल तो हम देख रहे थे, बल्कि हम सवाल उठा रहे थे कि इतना रिएक्शन अभी तक क्यों नहीं आया, लेकिन अब रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से बड़ा शदीद रिएक्शन इसके ऊपर आया है। फिर अमेरिका के अपने अंदर से भी इस पर आवाजें उठ रही हैं, उनके जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं उन्होंने भी इस पर आवाज उठाई है। फिर बाकायदा तौर पर अभी कुछ हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुला लिया गया है। लेकिन क्या आपको इसका कोई इम्पैक्ट भी होता नजर आ रहा है, या ये अब न्यू नॉर्मल सेट हो गया है कि ताकतवर मुल्क का जो दिल चाहे करे, क्योंकि सलामती काउंसिल से या यूएन से वहां से स्टेटमेंट्स ही आते हैं और वो आते रहेंगे? जी अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिल्कुल जो आपने कहा, क्योंकि कल अपने कमेंट्स में मैंने यही कहा था, और उस वक्त ये सब कुछ नहीं हुआ था। ये जो रिएक्शंस आए हैं, मैंने मुल्कों के नाम लिए थे कि इन मुल्कों से रिएक्शन आएगा, और उन्हीं से ज्यादा है। उसमें चाइना, रशिया, ईरान, ब्राजील वगैरह जो है ना, इस किस्म के कोई 6-7 नाम मैंने लिए थे। अच्छा, उनकी तरफ से ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, बाकी मुल्कों की तरफ से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आया। और कुछ मुल्कों ने सपोर्ट भी किया, अर्जेंटीना ने जिस तरह वहां पे सपोर्ट किया है। अच्छा, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन में बहुत से मुल्कों ने उसको जो है ना दबे लफ्जों में सपोर्ट किया है, क्योंकि उनके इलेक्शन जाहिर है, बिल्कुल रजा ने सही कहा कि अपने मुल्क में बहुत अनपॉपुलर थे, बहुत ही मिसमैनेज्ड कंट्री था, कि दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, 20% दुनिया का तेल वहां पे है, 303 अरब बैरल। तो लेकिन उसके बावजूद वहां पे एनर्जी शॉर्टेजेस थी, वहां पे खाने पीने की अशिया दस्तयाब नहीं थी। 2013 से ये बहुत ही सख्त किस्म के डिक्टेटर थे, जो बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर थे। तो इसलिए कईयों ने तो अपनी स्टेटमेंट्स में ये भी कहा है कि ये सही किया गया। अच्छा, वो है, लेकिन जाहिर है कि ये जो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, जिस तरह से ये सारा हुआ है, कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इसको कोई मैंडेट तो नहीं थी ना, या कोई और किस्म का नहीं था। अच्छा, अमेरिकन पहले ये करते भी रहे हैं, नोरियागा के खिलाफ किया, ठीक है 89 में, वो तो पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद इराक में, बाकी जगह पे रिजीम चेंज तो हुए हैं। तो मसाइल फिर बाद में आते हैं। एक तो खैर इंटरनेशनली कई वक्त उन्होंने बनाया कोलिशन ऑफ द विलिंग, कई बार यूनाइटेड नेशन से भी सैंक्शन ली गई, जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ, इराक में वो कोलिशन ऑफ द विलिंग था। इस बार जो है ना, आपने एक तो खैर, अब इसमें ये भी मैंने कहा था अपने कमेंट्स में कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस पे अच्छा हंगामा होगा, वो भी आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। चाइना और रशिया जो मुल्क हैं, ये खास तौर पे उनके बड़े इंटरेस्ट भी थे, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं। ये बात सिर्फ हंगामे तक रहेगी या कोई इम्पैक्ट भी होगा? इस पर आप दोनों मेहमानों से मैं बात करूंगी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लीजिए नाज़रीन, वापस आरत करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, जॉर्ज साहब इस पर कह रहे थे कि इस पर अभी कुछ हंगामा भी होना है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि ये सिर्फ हंगामे तक बात महदूद रहेगी या फिर इससे बढ़कर कुछ होगा। इसके साथ साथ सवाल भी मजीद ले लीजिएगा रजा साहब कि इस ऑपरेशन से पहले वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर हैं और ट्रंप के ताल्लुकात, इनकी नौयत कुछ और थी। दोनों एक दूसरे की हम देख रहे थे कि तारीफें भी कर रहे होते थे। कल समझा जा रहा था कि शायद इख्तिदार जो है ना वो उनके पास चला जाएगा, लेकिन ट्रंप ने अचानक यू टर्न लिया, और ना तो उन्हें अवामी हिमायत हासिल है और ना ही वो एहतराम के काबिल समझी जाती हैं। इसकी क्या वजह है? वहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, और मेरे ख्याल से शायद वो पहले तो उनकी तारीफ भी की, आपको पता है, बार बार जिक्र भी करते थे, लेकिन इस वक्त जो अमेरिका के इरादे हैं वो गालिबन खुद उन्होंने कहा जी हम चलाएंगे, और असल जो उसमें मुहर्रिक है वो तेल जो है वेनेजुएला का, जिसका आप जिक्र कर चुकी हैं पहले भी कि दुनिया का सबसे बड़े रिजर्व, सेकंड लार्जेस्ट, जी 20% से जायद जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो वेनेजुएला के हैं। और अगर आप देखें, ट्रंप ने तो उसके ऊपर कोई, ट्रंप की जो भी उसकी और मसले होंगे, एक बात दुरुस्त है कि वो बात जो होती है वो कह देता है। और कल उससे अपनी तकारीर में जो मुख्तलिफ जवाब देते हुए उन्होंने कहा जी वहाँ का तेल है, उसकी दौलत है, वो उसको गलत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, मिसमैनेज कर रहे थे, हम उसका इंतजाम हमारा काम है ये, हम अपने लोगों को भेजेंगे, वो तेल निकालेंगे और वही लोगों को फरोख्त करेंगे। तो पहली बात यह कि वो सिक्योर करना चाहते हैं ये मामला, इससे कबल के वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे इक़्तिदार संभाले, अमरीकी जो इंटरेस्ट हैं वो उनको गार्ड कर रहे हैं। एक तो ये बात है, क्योंकि आपको पता है इसी तेल की वजह से तो झगड़ा है कि चीन की जो वेनेजुएला के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें हैं, और लातीनी अमेरिका में चीन का जो फुटप्रिंट है वो बहुत बड़ा है पिछले 10-15 साल में। ये BRI का जो इनिशिएटिव है, इससे अमेरिका बहुत खाइफ था, और जिस सिक्योरिटी पॉलिसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ में बरमला इसका इजहार भी किया गया है। तो बेसिकली एक मैसेज चाइना को भी है कि आप यहाँ से दूर रहें, ये हमारा डेरा है, या ये हमारी जिसे कहते हैं मोनोपोली है, ये जो पूरा खित्ता लातीनी अमेरिका का है।
तो ये वो मैसेज भी है, और यकीनन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस तरह की ब्रेजन कार्रवाई को ये करना। देखिए ना, एक सदर हो किसी भी मुल्क का, आप उसको अगवा नहीं कर सकते। आप जो है इस तरह से जाएं, में भेजें, वहां के जनरल को खरीद कर अंदर जो है उठाकर ले आए, और फिर न्यूयॉर्क में उनको पहुंचा दिया है, वहां पे उनको कैद कर दिया है, मुकदमा भी शुरू हो जाएगा। और मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि उनके साथ वही किया जाएगा जो नोरिएगा के साथ हुआ था, यानी कि उनका ट्रायल भी वहीं पर ही होगा। सर, इस तरह की बात हो रही है, शायद उसी तरह का अंजाम भी करना चाहते हैं। जॉर्ज साहब, ये फरमाइए सर कि जैसे कि अभी आपने खुद कहा कि बहुत सारे कंट्रीज की तरफ से रिएक्शन आया, बहुत सारों ने इसको सपोर्ट किया, जिन कंट्रीज में नहीं आया उसमें एक हम भी शामिल है। हुकूमती सतह पर अभी तक इस पर कोई रिएक्शन आया नहीं है। कोई खास वजह आप समझते हैं इस खामोशी की? जी, अभी वेट एंड सी, एक पॉलिसी डिप्लोमेसी में आप देखते हैं कि हालात किस करवट बैठते हैं, इसलिए हम मोहतात हैं, जो ठीक भी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बड़ी इंटरेस्टिंग कहूँगा, अभी ट्रंप ने खुद अपने उसमें एक स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने जब उसको याद कराया कि जी मनरो डॉक्ट्रिन जिसकी तरफ रजा ने भी इशारा किया 1823 का था, तो क्या आप उसको दोबारा लेके आए हैं? तो उसने कहा हाँ, अब ये डॉनरो डॉक्ट्रिन है, डोनाल्ड से उसने डॉनरो कह दिया उसको। तो वो डॉक्ट्रिन यही था कि जी जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें सिर्फ अमेरिका की अमलदारी होगी, उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। तो बिल्कुल जैसा रजा ने कहा कि क्योंकि चाइना उधर काफ़ी ज़्यादा ये लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका उसमें इंक्लूडेड है, उसमें अपना वो जो है, और वो ज़्यादा इकोनॉमिक लिंकेजेस बना रहे थे, बट वो अमेरिका को इतनी पसंद नहीं थी। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है कि कल अगेन जो है ना, इसके ट्रंप के इस मामले में कमेंट से पहले ही मैंने ये कहा था अपने कमेंट्स में कि ट्रंप ये चाहेंगे कि जो अमेरिका की ऑयल कंपनीज हैं उनको मौका मिले ये सारे ऑयल का। उसमें एक दिलचस्प अमर ये है कि जो वेनेजुएला का ऑयल है वो है, उसको हम कहते हैं हैवी सावा क्रूड। जो अमेरिका का, ये सऊदी अरब वगैरह का होता है, वो होता है लाइट स्वीट क्रूड। जी, उसमें फ़र्क ये होता है कि वो उसको साफ करने का जो अम्र जो है ज़्यादा पेचीदा होता है, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास बहुत अच्छी है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें से आप डीजल बना सकते हैं, उसमें से आप एसफॉल्ट बना सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें उसमें से निकल सकती हैं। तो अमेरिकन फर्म्स की बड़ी ख्वाहिश है, बिकॉज अमेरिका के पास वो वाला तेल नहीं है, उनकी बहुत ख्वाहिश है कि वो वाला तेल जो है, ये जो है ना हैवी सावर क्रूड, ये हमारे उसमें आए एक्सेस में, तो उससे तो वो बहुत ज्यादा फायदा और इसी हैवी क्रूड के लिए फिर इतनी हैवी कार्रवाई जो है वो अमेरिका में कर दी गई है कि जिसके बाद अब इसके दुनिया में कितने हैवी नतीजे आएंगे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका जॉर्ज सलीम साहब, साथ में रूमी साहब साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह जुमे को नाजरीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।